Hello friends, welcome to Law and Knowledge. Do like, share and subscribe our channel. You can follow us on Instagram. The link is given below. Previous part 9 में हमने कवर किया था सेक्शन 35 से सेक्शन 38 तक, जिसमें हमने देखा था कि अगर कोई पार्टी समन भेजने पर नहीं आती है तो क्या प्रोसीजर रहेगा। किसी अपील का जो जजमेंट आया है अगर उसमें किसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करना है तो उसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा, ये सब हमने पार्ट 9 मतलब प्रीवियस लेक्चर में कवर किया था। गो एंड चेक इट आउट बिकॉज उसमें इम्पॉर्टेंट सेक्शन है जो आपके MPCJ में काम आ सकते हैं। ठीक है, आज हम कवर करेंगे MPLRC एक्ट 1959 का सेक्शन 44 पार्ट 10 है ये। ठीक है, सेक्शन 44 से नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, चैप्टर 5 अपील, रिव्यू एंड रिवीजन। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 44 जो है वो स्टार्ट हो रहा है चैप्टर 5 अपील, रिवीजन एंड रिव्यू। चैप्टर 4 जो था वो हम पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 5 ऑफ MPLRC एक्ट। सेक्शन 44 अपील एंड अपीलेट अथॉरिटीज। सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 44 save where it has been otherwise provided, an appeal shall lie from every original order of a revenue officer competent to pass such order under this code or the rules made thereunder। इसका मतलब समझते हैं कि वो रेवेन्यू ऑफिसर जो कॉम्पिटेंट है किसी ऑर्डर को पास करने के लिए, ठीक है, उसके अगेंस्ट में अपील जो है लाई होएगी। बट अगर इसके अलावा कुछ बात कही गई होगी तो वो इस एक्ट में बता दी जाएगी। सेव वेयर इट हैज़ बीन अदरवाइज प्रोवाइडेड, अगर और कुछ बात होगी तो इस एक्ट में बता दी जाएगी। एन अपील शाल लाई फ्रॉम एवरी ओरिजिनल ऑर्डर, वो ओरिजिनल ऑर्डर जो एक रेवेन्यू ऑफिसर कॉम्पिटेंट है पास करने के, उसके अगेंस्ट में अपील लाई होगी। मान लीजिए ये एक रेवेन्यू ऑफिसर है, इसने किसी केस का जजमेंट दिया, मतलब बताया कि आपको ऐसा ऐसा करना है। अब आपको इसका डिसीजन पसंद नहीं आ रहा है तो आप इनके अगेंस्ट में अपील कर सकते हैं। ये बात सेक्शन 44 का सबसेक्शन 1 बताता है। ठीक है, अब सबसेक्शन 1 में बहुत सारे सबसेक्शन है ABCD, उनको हम पढ़ते हैं। सेक्शन 44 सबसेक्शन 1 का पार्ट A, इफ सच ऑर्डर इज पास्ड बाय एनी रेवेन्यू ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू एस सब डिविजनल ऑफिसर टू द सब डिविजनल ऑफिसर। इसको समझिए, ये बड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा बट ऐसा कुछ भी नहीं। हमने शुरुआत में सेक्शन 11 में देखा था रेवेन्यू ऑफिसर्स की लिस्ट, उसमें थे कि कमिश्नर है, जॉइंट कलेक्टर्स है, रेवेन्यू ऑफिसर्स है, SDO है, तहसीलदार्स है, और भी बहुत सारे नाम थे। ठीक है, एक पूरी लाइन से सीरीज बनी हुई थी कि कौन कौन से लेवल पे बैठे हैं और कैसे। तो हम जब किसी एक पर्टिकुलर किसी चीज़ को पढ़ रहे थे उस टाइम कि कौन कहाँ मतलब किसकी क्या पावर्स है, तो हमने टेबल को ऊपर से नीचे की ओर पढ़ा था। बट अपील का जो सिस्टम होता है कि आप अपील करो वो चलता है नीचे से ऊपर। मान लीजिए आप किसी केस मतलब किसी के खिलाफ केस कर दे तो आपका सबसे पहले केस कहाँ जाएगा, ट्रायल कोर्ट में। अगर आपको नहीं इसका जजमेंट जमता है तो फिर आप जा सकते हैं हाई कोर्ट, फिर जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। तो इसमें क्या होता है कि अपन नीचे से सीढ़ी चढ़ते हुए ऊपर जाएंगे, वैसा ही इसके अंदर भी बताया गया है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट में बताया गया है कि वो एक ऐसा रेवेन्यू ऑफिसर है जो SDO के अंडर में काम करता है। सब डिविजनल ऑफिसर का जो सब ऑर्डिनेट है, अगर उसने कोई जजमेंट पास किया है या उसने कोई ऑर्डर पास किया है तो आप किसको अपील कर सकते हो, सब डिविजनल ऑफिसर को। सब डिविजनल ऑफिसर के किसी सब ऑर्डिनेट ने ये ऑर्डर पास किया है तो आप किसको अपील कर सकते हो, सब डिविजनल ऑफिसर को। B पॉइंट है, इफ सच ऑर्डर इज पास्ड बाय एनी रेवेन्यू ऑफिसर सब ऑर्डिनेट टू डिप्यूटी सर्वे ऑफिसर। देखिए जैसे फर्स्ट में था कि SDO का जो सब ऑर्डिनेट था वो किसको कर सकता है, SDO को, वैसे ही इसमें बताया गया है कि अगर कोई डेप्यूटी सर्वे ऑफिसर का सब ऑर्डिनेट है तो किसको करेगा, डेप्यूटी सर्वे ऑफिसर को। ठीक है, जिसका भी सब ऑर्डिनेट रहेगा वो उसके ऊपर वाले जो ऑफिसर रहेंगे उनको अपील कर सकते हैं। ठीक है, C पॉइंट, इफ सच ऑर्डर इज पास्ड बाय सब डिविजनल ऑफिसर। अभी तक अपन ने देखा कि सब डिविजनल ऑफिसर का सब ऑर्डिनेट और डिप्यूटी सर्वे ऑफिसर का सब ऑर्डिनेट जो है वो अपील इनके ऊपर वाली अथॉरिटी को अपील कर सकते हैं।
अब अगर एसडीओ मतलब सब डिविजनल ऑफिसर ने ही कोई ऑर्डर पास किया है तो आप किसको बोल सकते हो, कलेक्टर को। ठीक है, डी पॉइंट बताता है इफ सच ऑर्डर इज पास्ड बाय डेप्यूटी सर्वे ऑफिसर, डेप्यूटी सर्वे ऑफिसर ने कोई ऑर्डर पास किया है तो डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर। ठीक है, मतलब जो जहां पे है उसके एक ऊपर लेवल वाले को आप अपनी अपील कर सकते हो। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट ई, इफ सच ऑर्डर इज पास्ड बाय एनी असिस्टेंट कलेक्टर, जॉइंट कलेक्टर और डेप्यूटी कलेक्टर जिसको पावर्स मिली थी सेक्शन 24 के अंदर, तो वो किसको करेंगे, कलेक्टर को। अपन ने पहले ये पढ़ा हुआ है कि जो कलेक्टर है उसके अंडर में ये सब लोग काम करते हैं, जॉइंट कलेक्टर, डेप्यूटी कलेक्टर, असिस्टेंट कलेक्टर, इनको अपॉइंट भी ये ही करेंगे। ठीक है, तो इसमें एक अगर ये लोग कोई ऑर्डर पास करें तो आप कलेक्टर को बोल सकते हो। इफ सच ऑर्डर इज पास्ड बाय एनी रेवेन्यू ऑफिसर इन रिस्पेक्ट ऑफ हुम अ डायरेक्शन हैज बीन इशूड अंडर सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 12 टू सच रेवेन्यू ऑफिसर एज द स्टेट गवर्नमेंट में डायरेक्ट। इसमें ऐसा बताया गया है कि कोई भी ऐसा रेवेन्यू ऑफिसर जो सेक्शन 12 सब सेक्शन 3 में बताया गया है, अगर वो कोई ऑर्डर पास करता है तो आप स्टेट गवर्नमेंट को बोल सकते हो। देखिए एक पूरी लिंक है, अगर आपको जो है रेवेन्यू ऑफिसर सबऑर्डिनेट है अगर एसडीओ का, तो आप किसको कंप्लेन करोगे, एसडीओ को। डेप्यूटी वाले का अगर वो सबऑर्डिनेट है तो करोगे डेप्यूटी को। ठीक है, अब अगर एसडीओ की कंप्लेन है तो किसको करोगे, कलेक्टर को। और डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी सर्वे ऑफिसर है तो आप कंप्लेन करोगे डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर को। अब अगर असिस्टेंट कलेक्टर, जॉइंट कलेक्टर और डेप्यूटी कलेक्टर है तो किसको करोगे, कलेक्टर को। वैसे ही है कि अगर आप बिल्कुल कलेक्टर के ऊपर चले गए हैं तो कलेक्टर के ऊपर कौन रहता है, स्टेट गवर्नमेंट। तो वही बात है कि अगर सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 में जो रेवेन्यू ऑफिसर है उसके खिलाफ आपको कंप्लेन करनी है, उसका ऑर्डर आपको नहीं पसंद आ रहा है, तो आप अपील कहाँ करोगे, स्टेट गवर्नमेंट को। अब इसका पॉइंट जी, इफ सच ऑर्डर इज पास्ड बाय अ कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर तो किसको कंप्लेन करेंगे, टू द कमिश्नर। अगर कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर ने पास किया तो हम कंप्लेन करेंगे कमिश्नर को। इफ सच ऑर्डर इज पास्ड बाय कमिश्नर, अब मान लीजिए कमिश्नर ने ऑर्डर पास कर लिया, बिल्कुल ऊपर लेवल पे हो, तो अपन किसको करेंगे, बोर्ड को। जो मेन रेवेन्यू बोर्ड बना हुआ है उसको अपन अपील कर सकते हैं। ये सेक्शन 44 का सब सेक्शन 1, इसमें ए से लेके एच तक पॉइंट थे कि अगर आप एसडीओ को कंप्लेन कर रहे हैं तो किसको कंप्लेन होगी, सबके सबऑर्डिनेट को अगर आप कंप्लेन करें तो उसकी ऊपर वाली अथॉरिटी को आप कंप्लेन कर सकते हो। यही 44 के सब सेक्शन 1 में बताया गया है। अब देखते हैं सेक्शन 44 सब सेक्शन 2। इसमें बताता है सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड अ सेकेंड अपील शैल लाई अगेंस्ट एवरी ऑर्डर पास्ड इन द फर्स्ट अपील अंडर दिस कोड और द रूल्स मेड देयर अंडर। जिस तरीके से आपको किसी रेवेन्यू ऑफिसर ने अगर ऑर्डर पास किया है तो आपको फर्स्ट अपील करने का राइट था, वैसे ही आपको सेकंड अपील भी करने का राइट है। ठीक है, मतलब जैसे आप फर्स्ट अपील कर रहे थे वैसे ही आप सेकंड अपील भी कर सकते हैं, बट उसका बता रखा है कि कुछ रीजंस होते हैं उन्हीं के खिलाफ आप सेकंड अपील कर सकते हैं। कोई भी आप बोल दिया कि मतलब ऐसा हो गया, मैं तो आया नहीं था इसलिए सेकंड अपील कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होगा। ग्राउंड जो होना चाहिए वो सफिशिएंट ग्राउंड होना चाहिए और कोर्ट को लगना चाहिए कि हाँ ये चीज़ हमसे छूट गई है। जो मटेरियल फैक्ट होगा उसी के खिलाफ आप सेकंड अपील कर सकते हो। अब इसमें बताया है बाय द सब डिविजनल ऑफिसर और डेप्यूटी सर्वे ऑफिसर और द कलेक्टर और द डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर टू द कमिश्नर। जैसे फर्स्ट अपील की बात जब चल रही थी सेक्शन 44 सब सेक्शन 1 में कि अगर आप कोई मतलब जो सबऑर्डिनेट है रेवेन्यू ऑफिसर्स के तो आप कहाँ अपील कर सकते हैं, डेप्यूटी ऑफिसर से तो कहाँ अपील कर सकते हैं। इसमें एक पॉइंट में बता दिया है कि अगर कोई एसडीओ है, डेप्यूटी सर्वे ऑफिसर है, कलेक्टर है या डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर है, इनके खिलाफ अगर आपको सेकंड अपील करनी है, मतलब इनने जो ऑर्डर पास किया है उसके खिलाफ अगर आपको सेकंड अपील करनी है तो किसके पास जाना है, टू द कमिश्नर। ठीक है, बी पॉइंट में बताता है। और अगर कोई को मतलब ऑर्डर कमिश्नर नहीं पास किया है तो किसके पास जाना है, बोर्ड के पास, बाय द कमिश्नर टू द बोर्ड। ठीक है, 44(1) में फर्स्ट अपील की बात थी, 44(2) में सेकंड अपील की बात है। अब इसमें जो 44 सबसेक्शन 3 है उसमें बताया है कि किस किस ग्राउंड पे जो है सेकंड अपील लाई करेगी। ठीक है, द सेकंड अपील शैल लाई ओनली, ये पॉइंट्स बताए हैं, सिर्फ इन्हीं पॉइंट्स पे जो है सेकंड अपील लाई करेगी। ये तो देख लिया कि किसको अपील करनी है, पर किस बात पे अपील कर सकते हैं ये भी देखना जरूरी है। तो ये बताता है सेक्शन 44 सबसेक्शन 3।
इसमें फर्स्ट पॉइंट है, इफ द ओरिजिनल ऑर्डर हैज इन द फर्स्ट अपील बीन वेराइड और रिवर्स्ड अदरवाइज देन इन अ मैटर ऑफ कॉस्ट। इसका मतलब है कि जो ओरिजिनल ऑर्डर आया था वो वेरी कर रहा है, मतलब उससे डिफरेंट है या उसके अगेंस्ट है, बिल्कुल रिवर्स है। किस चीज में? अदर देन मैटर ऑफ कॉस्ट, मतलब जो उसमें कॉस्ट बताई गई है। मान लीजिए इस ऑर्डर में बताया था कि आपको 1 लाख रुपए जो है सामने वाली पार्टी को देने। अब जो सेकेंड अपील आप लाई कर रहे हो वो ये बोल के कर रहे हो कि नहीं मेरे को तो 1.5 लाख चाहिए, और मतलब दूसरी कोर्ट ने या दूसरे ऑफिसर ने बोला है कि हाँ 1.5 लाख मिलने चाहिए, तो इस चीज पे अपील नहीं होगी। इसके अलावा अदर देन मैटर ऑफ कॉस्ट, अगर कॉस्ट के मैटर के अलावा कोई और बात है जिससे जो है ऑर्डर रिवर्स हो रहा है या वेरी हो रहा है, तो आप सेकेंड अपील कर सकते हो। फर्स्ट पॉइंट में ये बात बोलिए, कॉस्ट के अलावा कोई और ऐसी चीजें जिससे जो ऑर्डर है वो रिवर्स हो रहा है या वेरी हो रहा है, तो आप सेकेंड अपील कर सकते हो। इसका बी पॉइंट बताता है, ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स एंड नो अदर नेमली, मतलब और भी ग्राउंड्स बताए हैं, इनके अलावा किसी और से अपील नहीं होगी सेकेंड अपील। ठीक है, फर्स्ट दैट द ऑर्डर इज कॉन्ट्रेरी टू द लॉ और यूसेज हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ, मतलब जो ऑर्डर पास हो गया है फर्स्ट अपील में वो जो है वो कॉन्ट्रेरी टू द लॉ, मतलब लॉ के खिलाफ है या फिर वो चीज होनी ही नहीं चाहिए थी, उस टाइम इन्फोर्समेंट में वो चीज गलत है, तो आप सेकेंड अपील कर सकते हो। ठीक है, जो फर्स्ट ऑर्डर पास हुआ है वो लॉ के अगेंस्ट है, तो आप सेकेंड अपील कर सकते हो। सेक्शन 44 सबसेक्शन 3 सेकेंड पॉइंट, दैट द ऑर्डर हैज फेल्ड टू डिटरमाइन सम मटेरियल इशू ऑफ लॉ और यूसेज हैविंग फोर्स ऑफ लॉ, जो मटेरियल इशू था, जो मटेरियल चीज थी, मतलब इंपॉर्टेंट जो चीज थी, कोई विटनेस था, वो फर्स्ट वाली जब अपील का ऑर्डर पास हो रहा था तब वो वहां नहीं हो पाया, तो उसके अगेंस्ट आप सेकेंड अपील कर सकते हो। मतलब वो जो ग्राउंड होना चाहिए वो मटेरियल इशू होना चाहिए, इंपॉर्टेंट होना चाहिए, जो केस से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, उसके खिलाफ आप सेकेंड अपील कर सकते हो। अगर कोई मटेरियल इशू रह गया है फर्स्ट अपील का ऑर्डर पास होने में, तो आप उसके खिलाफ सेकेंड अपील कर सकते हो। थर्ड पॉइंट है, that there has been a substantial error or defeat in the procedure as prescribed by this court which may have produced error in defeat in the decision of the case upon merits। मतलब समझे कि ये जो रेवेन्यू ऑफिसर था, ये जब इस फर्स्ट अपील वाले केस को जो है जब सॉल्व कर रहे थे, तो इन रेवेन्यू ऑफिसर से कोई गलती हो गई प्रोसीजर में। ठीक है, एरर और डिफीट इन द प्रोसीजर इज प्रिस्क्राइब्ड बाय द लॉ, मतलब जो लॉ ने बताया है वो प्रोसीजर इन्हें फॉलो नहीं किया और इनसे कोई गलती हो गई है, तो उसके खिलाफ भी आप सेकेंड अपील कर सकते हैं। या फिर जो केस मेरिट पे डिसाइड हुआ है, मेरिट पे डिसाइड होना मतलब जब कोर्ट अपने मन से, जैसे ऐसा होता है कि नॉर्मली एक एक्ट है उसमें बता रखा है कि आपने अगर ये अपराध किया है तो आपको ये सजा मिलेगी, बट कहीं कहीं पे कोर्ट जो है अपना माइंड यूज करके या अपने हिसाब से वो जजमेंट देते हैं, जैसे किसी को थोड़ी कम सजा दे दी, ये सब जो होता है ना, ये कोर्ट मेरिट पे डिसाइड कर रही है, मतलब अपनी क्षमता से डिसाइड करे। तो वो ये कि अगर कोई डिसीजन मेरिट पे दिया गया है तो भी आप सेकेंड अपील कर सकते हो। या तो रेवेन्यू ऑफिसर से प्रोसीजर सही से नहीं फॉलो हुआ है या मेरिट पे डिसाइड हुआ है, तो भी आप सेकेंड अपील कर सकते हो। सेक्शन 44(1) में बताया गया था कि फर्स्ट अपील कैसे होगी। सेक्शन 44 सबसेक्शन 2 में बताया गया था कि सेकेंड अपील कैसे होगी। सेक्शन 44 सबसेक्शन 3 में बताया किस किस ग्राउंड पे सेकेंड अपील होगी। अब हम देखते हैं सेक्शन 44 सबसेक्शन 4। इसमें बताया है सबसेक्शन 4 में कि एन ऑर्डर पास्ड इन रिव्यू वेरिंग और रिवर्सिंग एनी ऑर्डर शैल बी अपीलेबल इन लाइक मैनर एज द ओरिजिनल ऑर्डर। मान लीजिए कोई ऑर्डर जो है रेवेन्यू ऑफिसर ने पास किया, अब इस ऑर्डर का जो है रिव्यू और रिवीजन हो रहा है। ठीक है, मतलब उसको जो है ऊपर वाली अथॉरिटी जो है उसको रिव्यू कर रही है कि ये जजमेंट कैसे पास हुआ, ये ऑर्डर कैसे गया, रेवेन्यू ऑफिसर ने क्या क्या किया। जब वो ये सब कर रही है और उनको लग रहा है कि कुछ गलत है, तो ये जो ऑर्डर है जो रिव्यू और रिवीजन में था और इसको देख के लग रहा है कि इसका जो ऑर्डर आना चाहिए था वो रिवर्स हो सकता था, मतलब जो ऑर्डर आया है उससे अलग हो सकता था, तो जो है इस ऑर्डर का जो अपील होगी वो सेम होगी एज ओरिजिनल ऑर्डर। ठीक है, एन ऑर्डर पास इन रिव्यू, जो रिव्यू करते टाइम अगर कोई ऑर्डर पास कर रहे हैं, वेरिंग और रिवर्सिंग एनी ऑर्डर, मतलब जो वो ऑर्डर पहले था जब उसको रिव्यू किया तो उसका जो जजमेंट आ रहा था वो रिवर्सिंग आ रहा था, तो
तो इस ऑर्डर के खिलाफ वैसे ही अपील होगी जैसे ओरिजिनल ऑर्डर के खिलाफ होती है। ठीक है, आज हमने सिर्फ सेक्शन 44 कवर किया क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट था और बहुत बड़ा था। इसमें 4 सबसेक्शन है, 4 सबसेक्शन के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे और सबसेक्शंस है। आपको याद रखना चाहिए क्योंकि MPCJ में ये चीज़ मेंस में आ सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, सेक्शन 44 के 4 सबसेक्शन। 44(1) में बताया फर्स्ट अपील कैसे होगी। फर्स्ट अपील में मेन पॉइंट बताया था कि कोई भी रेवेन्यू ऑफिसर का सबऑर्डिनेट है तो उसके अपर वाली अथॉरिटी को आप फर्स्ट अपील कर सकते हैं उस ऑर्डर के खिलाफ। ठीक है, 44(2) में बताया कि सेकंड अपील किस किस को करी जाएगी। 44(3) में बताया कि क्या क्या ग्राउंड्स पे सेकंड अपील जो है लाई होगी। और 44(4) में बताया गया है कि अगर कोई ऑर्डर है जो रिव्यू होके आया है तो आप उसके खिलाफ वैसे ही अपील कर सकते हैं जैसे ओरिजिनल ऑर्डर में करते। ठीक है, आज हमने पढ़ा सेक्शन 44 ऑफ MPLRC एक्ट 1959। थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। बाय।